मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसी से मिलता जुलता टर्म है मस्कुलर एट्रॉफी। दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे इसका ट्रीटमेंट संभव है या फिर नहीं है। थोड़ी सी बात समझते हैं फिजियोलॉजी से। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से एक छोटा सा बच्चा है ना, 6 से 8 महीने का है। यही बच्चा कभी न कभी बड़ा हो जाएगा, इस तरह से बड़ा हो गया। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो मसल्स की संख्या नहीं बढ़ेंगी, यानी 6 से 8 महीने का बच्चा हो या फिर 20-25 साल का एडल्ट हो, हाँ, तो 20-25 साल के एडल्ट में जितनी मसल होती हैं लगभग 639 मसल्स यहाँ होती हैं और इस बच्चे में भी लगभग 639 मसल ही होती हैं, यानी मसल्स की संख्या वही होगी, नंबर वही रहेगा जितना बच्चे में है और इतना बड़े में है। तो मसल्स की संख्या तो वही रहती हैं, सिर्फ मसल्स की साइज बढ़ती है। यानी जैसे मान लीजिए इस बच्चे में मसल की साइज इस तरह से है, ऐसे कोई एक मसल्स है ऐसे, वही मसल्स जब यहां भी आती है तो उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी सी हो जाती है। तो सिर्फ ना साइज बढ़ती है, साइज और मास दोनों बढ़ते हैं। तो एक छोटा बच्चा जब बड़े में कन्वर्ट होता है तो मसल्स की साइज और उसका मास, वजन दोनों बढ़ता है ताकि उसका स्ट्रेचर बॉडी के अनुसार ग्रोथ कर सके। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को डिस्ट्रॉफी हो जाती है या फिर एट्रॉफी हो जाती है। तो एट्रॉफी और डिस्ट्रॉफी में अगर कॉमन देखा जाए तो दोनों में मसल्स का मास क्या हो जाता है, जितना बॉडी के अनुरूप बढ़ना चाहिए उतना बॉडी के अनुरूप नहीं रह जाता है। तब कैटेगरी आ जाती है डिस्ट्रॉफी की या फिर एट्रॉफी की। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि मस्कुलर मास यानी मांसपेशियों का वजन जितना जरूरी है उससे कम हो जाता है, तब वो आता है डिस्ट्रॉफी या फिर एट्रॉफी में। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो डिस्ट्रॉफी है वो जेनेटिक डिजीज है, जीन में म्यूटेशन की वजह से। जैसे जीन है, मान लीजिए ये इस तरह से जीन है, तो एक नॉर्मल होता है और एबनॉर्मल में क्या होगा कि जीन की जो कुछ पॉपुलेशन है, एक दो जगह पे जीन का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो परिवर्तित हो जाता है। मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि जीन इस तरह से है, ABCDEF, ऐसे ही जीन है। यहां पे भी उसी तरीके से रहता है, ABCDEF, यानी कोई एक जीन कन्वर्ट हो गया है दूसरे में, यहां पे आ गया T, यानी जहां पे C होना चाहिए वहां पे क्या आ गया, T आ गया। इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो जीन में अगर म्यूटेशन हो गया है, उस वजह से इस मांसपेशी को बढ़ने के लिए जितने प्रोटीन की जरूरत होगी, जितने अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होगी, वो नहीं बनेगा। तो जीन में म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन का मास कम बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि साइज उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी या उसका मास उतना नहीं बढ़ेगा। तो मोटे से बात ये समझ लीजिए कि जो जीन म्यूटेशन है अगर हो जाता है तो मसल्स का मास और साइज उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में उसको बढ़ना चाहिए। तब ये अवस्था किसकी है, डिस्ट्रॉफी की, यानी ये जेनेटिक डिजीज है। और एट्रॉफी की अगर बात करें तो एट्रॉफी ऐसी सिचुएशन है जिसमें पेशेंट को कोई सीवियर डिजीज हुई थी या फिर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उसकी मांसपेशियों में कमजोरी आ गई है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें एट्रॉफी की, यानी किसी डिजीज की वजह से हो रहा है या फिर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, तो न्यूट्रिशन में जब बैलेंस कर देंगे या फिर जो डिजीज है, जो बीमारी है, अगर उसको ठीक कर देंगे तो मसल्स अपने पुराने शेप और साइज में आ जाएगी। लेकिन अगर डिस्ट्रॉफी है तो जेनेटिक डिजीज है, उस जेनेटिक डिजीज में जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है और उस म्यूटेशन के कारण उस प्रोटीन का बनना स्टार्ट नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पे जो जीन का जो सीक्वेंस है वो परिवर्तित हो चुका है, तो उसको क्योर करने की संभावना बहुत कम हो जाती है डिस्ट्रॉफी को। तो मोटे तरीके से यूं समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रॉफी है उसके क्योर की संभावना निग्लेजिबल है, ठीक होने की संभावना बहुत कम है, खासतौर से छोटे बच्चों में देखी जाती है। और जो एट्रॉफी है उसको ठीक किया जा सकता है। यानी ये जो एट्रॉफी है एक क्योरेबल है, मैनेज किया जा सकता है इसको। इधर जो डिस्ट्रॉफी है उसको मैनेज होने की संभावना मिनिमम है, बहुत कम है। अगर सिम्टम्स की बात करें तो देखिए 3 से 6 साल के बच्चे में दिखने लगती है और बच्चों की तुलना में उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, चलने फिरने की, जो समझने की या फिर जो लर्न करने की जो एबिलिटी है वो कम होती है। तो 3 से 6 साल के बच्चे में देखी जाती है। डिलेड ग्रोथ यानी उसी उम्र का एक बच्चा की साइज यानी जो स्ट्रेचर है, लंबाई है, वो ज्यादा हो गई है और उस बच्चे की उसकी तुलना में क्या है, कम है। और लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्न नहीं कर पाता, यानी जैसे लर्निंग मतलब चलना फिरना भी एक सीखना होता है, तो चलना फिरना या फिर पढ़ना लिखने में स्लो रहता है, लर्निंग में इफिशियंसी कम होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज, ट्रबल इन रनिंग एंड जंपिंग, दौड़ नहीं पाता बच्चा और कूदना खेलना इन सब में इफिशियंट नहीं होता, पीछे बना रहता है अपनी एज ग्रुप के बच्चों की तुलना में। और डिफिकल्टीज इन राइजिंग फ्रॉम लाइंग और सिटिंग पोजीशन, जैसे चलते फिरते गिर जाता है तो उठने में देर लगाता है या फिर अपने से उठ नहीं पाता है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो डिस्ट्रॉफी की हैं। डिस्ट्रॉफी को ठीक करने की संभावना बहुत मिनिमम है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है। एट्रॉफी में आप अच्छा कर सकते हैं, एट्रॉफी को रिवर्स किया जा सकता है, मस्कुलर जो वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको ठीक किया जा सकता है। 3 से 6 साल में देखी जाती है और ये किसी भी एज में हो सकती है। तो इस तरह से डिस्ट्रॉफी और एट्रॉफी लगभग एक जैसी चीज है, लेकिन मेडिकल के लिए देखा जाए, साइंस के लिए, डॉक्टर के लिए देखा जाए तो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर किसी भी मस्कुलर वीकनेस है तो होम्योपैथी में दवाइयां हैं, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। पहली मेडिसिन है एविना सेटाइवा। एविना सेटाइवा का मदर टिंचर ले लीजिए, 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, गुनगुने पानी में घोल के या फिर दूध में ले सकते हैं बेहतर रिजल्ट के लिए। और दूसरा है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास 3x, 4 टैबलेट 3 टाइम। इन दोनों दवाओं से डिस्ट्रॉफी में भी थोड़ी हेल्प हो सकती है और एट्रॉफी में तो पूरी हेल्प की संभावना है। तो इस तरह से एट्रॉफी क्योरेबल है, मैनेजेबल है, जबकि डिस्ट्रॉफी को मैनेज होने की संभावना बहुत कम है। कुछ बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी कर सकते